आज के लेक्चर में हम असेसमेंट टेस्ट 1 की डिस्कशन करेंगे और उसके बाद अगर टाइम मिला हमें तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जिसमें से कंफर्म क्वेश्चन आता है ICAP में कोड ऑफ एथिक्स का, उसका इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया जाएगा। असेसमेंट टेस्ट, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास असेसमेंट टेस्ट ना हो? शाबाश। जब डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वो किधर है? क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, घर छोड़ा था, फिर आके कहते हमारे पास टेस्ट नहीं, एब्सेंट थे। अच्छा, साथ वाले के पास है ना, हल बताइए क्या है? हल देख के नहीं लिख रहे, इसे मोबाइल है ना, हाँ उसे तस्वीर ले ले, मोबाइल से ये भी काम लिया जा सकता है। असेसमेंट टेस्ट 1 सारे स्टूडेंट्स के सामने हो। जी चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ताहा भाई क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जी। क्वेश्चन 1 पार्ट ए। किधर आपका टेस्ट? आपका टेस्ट किधर है? किधर? बस उसके पास है जी। सबसे पहले क्वेश्चन 1 पार्ट ए, रिक्वायरमेंट। डू यू परसीव एनी प्रॉब्लम विद एम जमशेद रीजनिंग ऑफ द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस? ये इसका सिलेबस क्या था इस टेस्ट का? चैप्टर 3 एंड 4। हाँ, वो एविडेंस के बारे में चैप्टर 3 में डिस्कशन आ रही है। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ, रिक्वायरमेंट, हाँ तो वही एविडेंस आया ना, तो उसी से मैंने कहा मैं समझ रहा चैप्टर 4 सारा होगा, चैप्टर 3 भी शामिल था। ठीक है, एविडेंस की बात आई, बिल्कुल। एप्रोप्रिएटनेस हमारा चैप्टर 3 में डिस्कस होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटनेस। कह रहे जमशेद एंड कंपनी CA चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑडिटिंग द स्टार ट्रस्ट कंपनी। M Jamshed is evaluating the collectability of a rupees 50 million loan receivable, which is given 40 million loan receivable, which is given to a firm of partnership and is secured by mortgage on property of land and building। यानी एक कंपनी ने लोन दिया है 40 मिलियन का, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी भी है, और लोन किसको दिया है? पार्टनरशिप फर्म को। तो बिल्कुल दिया जा सकता है, इंडिविजुअल्स को भी लोन दिया जाता है, पार्टनरशिप फर्म को भी लोन दिया जाता है, और कंपनीज को भी दिया जाता है। अप्रेजल परफॉर्म्ड बाय द अप्रेजल कंपनी। अप्रेजल कंपनी किसको कहते हैं? जो वैल्यूअर्स है, ठीक है, जो वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी एसेट्स की। अप्रेजल परफॉर्म्ड बाय अप्रेजल कंपनी शोड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ द लोन अमाउंट। जो रिपोर्ट सामने रखी गई उन्होंने कहा ये अमाउंट तो ज्यादा है, तो हमारी कोई तसल्ली होगी एज ऑडिटर कि लोन जो दिया था कम अमाउंट का है, जो सिक्योरिटी के तौर पर प्रॉपर्टी रखी है उसकी वैल्यू ज्यादा है। अपॉन इंक्वायरी मिस्टर बिलाल द ट्रस्ट कंपनी वाइस प्रेसिडेंट, यानी ट्रस्ट कंपनी वाइस प्रेसिडेंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा? उसने कहा आई नो दैट लोन इज गुड। उसने कहा लोन के ऊपर किसी के प्रोविजन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, लोन गुड है, यानी रिकवर हो जाएगा लोन, बिकॉज आई माई सेल्फ ओन 40% ऑफ द पार्टनरशिप दैट ओन्स द प्रॉपर्टी एंड इज ऑब्लिगेटेड ऑन द लोन। वो कहता है यानी जिस पार्टनरशिप फर्म को आपने लोन दिया ना, मेरा अपना उसमें 40% इंटरेस्ट है, शेयर है, तो बेफिक्र है, लोन गुड है, आपको पैसे वापस मिलेंगे। क्या इस स्टेटमेंट से हमारी तसल्ली हो जानी चाहिए कि ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? बैड। क्यों बैड न्यूज है? चेक बढ़ेगा, ये रिलेटेड पार्टी आगे, इसका मतलब हो सकता है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में रिलेटेड पार्टी है ना, क्योंकि जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव, CEO, वाइस प्रेसिडेंट जो भी है, इसका ये ओन कर रहा है पार्टनरशिप हमको, तो इसका मतलब रिलेटेड पार्टी, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे हो सकता है ना हो। तो हमारा इस स्टेटमेंट से रिस्क कम नहीं होगा कि रिस्क बढ़ेगा। जमशेद देन रोड इन द वर्किंग पेपर, जमशेद ने वर्किंग पेपर पे क्या लिखा? द लोन अपीयर्स कलेक्टिबल, मिल जाएगा लोन। मिस्टर बिलाल पर्सनली अटेस्टेड टू नॉलेज ऑफ द कलेक्टेबिलिटी एज ए मेजर ओनर इन द पार्टनरशिप ऑब्लिगेटेड ऑन द लोन। यानी जिस पार्टनरशिप ने की जिम्मेदारी है लोन पे करना, उस पार्टनरशिप में मिस्टर बिलाल मेजर ओनर है, और उसने पर्सनली कंफर्म किया है, अटेस्ट मींस वेरीफाई किया है, कंफर्म किया है कि ये लोन पे हो जाएगा। एंड द अप्रेजल वैल्यू एक्सीड्स द लोन अमाउंट, और अप्रेजल वैल्यू ज्यादा है लोन अमाउंट से। बताइए, कमेंट कीजिए, क्या ये एविडेंस एप्रोप्रिएट है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक तो ये कि ये है इंडिपेंडेंट सोर्स से नहीं, वो क्या था? एविडेंस रिलायबिलिटी में एविडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इज मोर रिलायबल देन, ये इंटरनल सोर्सेज से, एक्सटर्नल से नहीं है। और दूसरा इशू क्या है कि ये वर्बल है, रिटर्न नहीं, एक्सटर्नल इंटरनल रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाता, क्या है? वर्बल है, ठीक है, इसीलिए इंटरनल है, बिल्कुल इंटरनल है, बिल्कुल है। इसीलिए हमें क्या ये आपके ख्याल में ये एविडेंस सफिशिएंट, सॉरी एप्रोप्रिएट है? नहीं है। क्यों एप्रोप्रिएट नहीं है? ये इंटरनल है,
और ये वर्बल है। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोसीजर क्या परफॉर्म, क्या बिलाल से कह दे कि रिटर्न दे दे? रिटर्न तो चाहिए, लेकिन बिलाल से नहीं, उस पार्टनरशिप फर्म से। हाँ जी, उस पार्टनरशिप फर्म से, ताकि हमें आउटसाइड एक्सटर्नल सोर्स से एविडेंस मिले। भाई ये बात क्लियर होगी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, इसमें ये हमने आइडेंटिफाई करना था कि एविडेंस की अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर, रिलायबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है। ये तो कोई 3 मिनट पढ़ने से कोई बात नहीं, इससे आपकी रीडिंग पावर ही बड़ी होगी, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं। बी नहीं, मुश्किल टेस्ट था। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में ये मुश्किल था? चल, इसका मतलब मैं कामयाब हो गया। अच्छा, लेंथी, कोई बात। इसका मतलब है कुछ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कुछ नहीं कर सके होंगे ये सारे। बंदा यही था वैसे 2 नंबर के ख्याल से। बी, Sara, an assistant auditor, decided to inspect documentary evidence that all shipments made by Kids Sport Company have been invoiced. सारा क्या टेस्ट करना चाह रही है? All shipments made by कंपनी ने सारी शिपमेंट इनवाइस हो गई है, यानी जितनी चीजें भी शिप की हैं वो इनवाइस हो गई, यानी इनवाइस का मतलब रिकॉर्ड हो गई है। असर्शन कौन सी टेस्ट करना चाह रही है? कंप्लीटनेस। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डेड अमाउंट की तरफ जा रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स को पता चल गया था ये कंप्लीटनेस की असर्शन? अच्छा, टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने दिया था? तकरीबन 50% था। ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंगली शी सेलेक्टेड ए सैंपल फ्रॉम सेल इनवाइसेस एंड मैच्ड ईच इनवाइस विद शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। सेल इनवाइस से सैंपल उठा के शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच किया। उल्टा अभी वेरीफाई करनी थी असर्शन कंप्लीटनेस की, कर कौन सी थी? एक्यूरेंस की। तो अब आप बताइए, जहां पे हमने ये कमेंट करना है कि उसने गलत किया, क्या ये कह के खत्म कर दे? ये भी बताएं सही क्या होना चाहिए था? तो बताइए सही क्या होना चाहिए था? उसको सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए था शिपिंग डॉक्यूमेंट से और उसको मैच करना चाहिए था सेल इनवॉइसेस के साथ। क्लियर? अच्छा, मुझे ये बताइए, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स और गुड डिस्पैच नोट में क्या फर्क है? कुछ स्टूडेंट्स ने ये एरर भी इसमें कमेंट किया कि शिपिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसे तो सैंपल उठाना चाहिए था गुड डिस्पैच नोट का। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स और गुड डिस्पैच नोट में कोई फर्क नहीं है। शिपिंग डॉक्यूमेंट सिर्फ उसने एक जनरल टर्म बोल दिया कि जब हम किसी चीज को शिप करेंगे तो उससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। बेहतर ये होता है वैसे कि हम स्पेसिफिक टर्म यूज करें, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की बजाय गुड डिस्पैच नोट, रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स की बजाय गुड रिसीट नोट टर्म यूज करें। लेकिन अगर किसी जगह शिपिंग डॉक्यूमेंट लिखा भी हुआ तो आपको पता चल जाना चाहिए, इससे मुराद उसकी गुड डिस्पैच नोट ही है। जी बिल्कुल, शिपिंग डॉक्यूमेंट जैसा मैंने बताया कि वो जनरल प्रोसीजर, जनरल डॉक्यूमेंट है। इसमें गुड डिस्पैच नोट के साथ रिलेटेड और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो बेहतर तो यही है कि हम जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक टर्म यानी गुड डिस्पैच नोट यूज करें। लेकिन अगर कहीं पे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स की टर्म यूज होती है तो आपको पता होना चाहिए कि इससे भी मुराद जीडीएन, इसमें जीडीएन भी शामिल है। बी क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 यू नोटेड द फॉलोइंग। कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और आपको ये चीजें पता चली क्या? द कंपनी हैज क्यूमुलेटेड लॉसेस एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर अमाउंटिंग ₹50 मिलियन। अच्छा, लफ्ज क्यूमुलेटेड लॉसेस है, इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि इस साल भी लॉस है, पिछले सालों में भी लॉस था। फिर कह रहे हैं विच हैव एरोडेड द कंपनीज कैपिटल ऑफ ₹30 मिलियन, जिससे कंपनी का कैपिटल भी खत्म हो। एरोडेड का मतलब क्या है? खत्म हो गया, तबाह हो गया, यानी कैपिटल भी नेगेटिव हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इक्विटी नेगेटिव हो जाए? बिल्कुल, अगर लॉस कैपिटल की अमाउंट से ज्यादा हो जाए इक्विटी नेगेटिव हो जाती है। किस तरफ इशारा कर रहा है? रिक्वायरमेंट में कह रहा है एक्सप्लेन हाउ वुड यू डील विद द अबव मैटर्स व्हाइल फाइनलाइजिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी। कैसे डील करें? सजेस्ट ए सूटेबल मॉडिफिकेशन ऑडिट व्हाट इज द सेम इज कंसीडर्ड नेसेसरी। 2 रिक्वायरमेंट्स है, एक इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी बता रहा है, पूछ रहा है हमसे, और दूसरा हाउ वुड यू डील को अंडरलाइन। इसका मतलब क्या है कि अपने प्रोसीजर्स बताओ, मुझे क्या करोगे, कोर्स ऑफ एक्शन बताओ क्या करोगे। तो इसका मतलब प्रोसीजर भी बताने हैं, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना है। एग्री करते हैं? अच्छा, यहां पे मुझे बताइए, इससे तो हम सारे एग्री करते हैं कि ये इवेंट या कंडीशन है कास्टिंग डाउट ऑन एंटीसिपेटेड। इसके बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन, जो प्रोसीजर बताने हैं, ये कौन से बताने?
मेरे जहन में गोइंग कंसर्न आया तो उसमें दो तरह की लिस्ट थी। एक वो लिस्ट थी जो थे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है, और एक वो थे जो एडिशनल प्रोसीजर इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद। एक थे इवेंट्स आइडेंटिफाई करने से पहले वाले, एक थे इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद वाले। यहां पे कौन से लिखने हैं? शाबाश, बाद, क्योंकि इवेंट आइडेंटिफाई हो चुका है। अब हमने ये देखना है इस इवेंट की वजह से गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी का केस बनता है। अब इवेंट सामने आ गया, अब ये डिटरमिन करने के लिए कि केस कौन सा बनता है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, याद है? अब जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वो ही बताएगा। जी मेरे भाई, आप सेंटर वाले भाई, हाँ जी बताइए क्या प्रोसीजर थे? कंफर्म है भाई की शक्ल पे लिखा नहीं बता सकेंगे, बताइए क्या प्रोसीजर था? गोइंग कंसर्न पढ़ा किस चैप्टर में था? 4 चैप्टर में। चलें शुक्र है इतना तो याद। जी भाई बताइए क्या प्रोसीजर है? नहीं, आपसे आगे वाले नहीं बताने, क्यों नहीं बताने? अच्छा बताने तो फिर मेरे से एक सवाल तो पूछे, फेल क्यों होते हैं? ये कहने गुस्सा कर जाते हैं आप। जी मेरे भाई आप बताइए, ये जो सर झुकाए पढ़ रहे हैं मुसलसल आप भाई, हाँ जी बताइए प्रोसीजर्स क्या है? नहीं बताने, क्यों? याद नहीं किए? क्यों नहीं याद किए? किसने याद करने हैं? कब याद करने हैं? कभी नहीं? क्या कह रहे हैं? अच्छा अभी करने हैं? नहीं अभी क्लास में तो नहीं याद कर सकेंगे ना जी। नहीं अब नहीं मिलेगा, ढूंढ दे अब पता ही नहीं चलेगा कहाँ लिखे हुए हैं, बताना तो दूर की बात। अच्छा आपको पहले से याद है, शाबाश। आप बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म होंगे? ये हाल है, 5 फोन से पूछा किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया। क्या थे? मैनेजमेंट से प्लान लेते हैं, अगर कैश फ्लो फोरकास्ट हो उसका डाटा असम्पशंस लायबिलिटी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, रीड करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को, किसको? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, लोन एग्रीमेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स का इफेक्ट देखते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ये सारे कब याद करेंगे आप लोग? अच्छा चले, ये तो प्रोसीजर हो गया, निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या? सूटेबल मॉडिफिकेशन डिपेंड करती है कि हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं? क्या हम ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। अब पूछूंगा मैं, बताना आपने। जी आप बताइए, अगर हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद इस नतीजा मैं बताता हूं किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, मॉडिफिकेशन रिपोर्ट आपने बतानी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है, मॉडिफिकेशन क्या होगी? अच्छा ये मैंने पढ़ाया भी है कि नहीं? मुझे अच्छा मैं किसी दूसरी क्लास को पढ़ाया होगा, इसी क्लास को पढ़ाया था। जी भाई आप बता दीजिए, सेकंड लास्ट स्टूडेंट, लास्ट लाइन में सेकंड लास्ट स्टूडेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है, हालांकि गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न के मुताबिक बनी है, मॉडिफाइड ओपिनियन बोले तो, और कौन सा ओपिनियन बताओ, कहा था ये टर्म नहीं इस्तेमाल करनी, एडवर्स ओपिनियन। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टरनेट बेसिस पे बनाई है, भाई एक मिनट उनको बोलने दे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बस क्या गलती की है ना भाई? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग यूज कर रहे हैं, जनरल जो बेसिस होती है उससे हटके स्पेशल बेसिस यूज कर रहे हैं, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा, आएगा। चलो शुक्र है, ये तो थे आई केस। अगला केस सुनिए, अगर प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? ओपिनियन अनमोडिफाइड होगा। क्या मैंने आपको यह बताया कि मैनेजमेंट ने अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज किया कि नहीं किया? नहीं बताया, तो आपको अपने सोल्यूशन में दोनों सोल्यूशन को कवर करना चाहिए था। दोबारा से शुरू करें। मेरा क्वेश्चन, प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट ने देखेंगे डिस्क्लोज किया कि नहीं, अगर डिस्क्लोज किया है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे प्लस मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा ऐड करेंगे, और अगर डिस्क्लोज नहीं किया मैनेजमेंट ने तो फिर ये मिस स्टेटमेंट है। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो, और परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। और अगर हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद ये पता चला कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है,
तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा और एक की ऑडिट मैटर ऐड किया जाए, क्योंकि इस इवेंट या कंडीशन की वजह से हमें सिग्निफिकेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ गए, तो फिर इसको की ऑडिट मैटर में ऐड। ये की ऑडिट मैटर वाली बात मैंने बताई थी लेक्चर में। चले शाबाश। ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गोइंग कंसर्न के ऊपर था, बी वाला रिलेटेड पार्टी के ऊपर था। During the financial company provided loan of rupees 250 million to its directors for their personal business. Loan to directors. Related party transaction. अच्छा मुझे बताइए, related party transactions पे materiality level अप्लाई होता है? नहीं। Related party transaction by default material, आपको ये कंसेप्ट बताया हुआ ना? Materiality का टॉपिक हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने ये तो बताया हुआ है कि materiality होती है 5% ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट था, पहले मैं कि अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5% ऑफ प्रॉफिट होगा मटेरियलिटी लेवल। प्रॉफिट नहीं दिया, उसके बजाय टोटल एसेट्स वगैरह दिए रेवेन्यू, तो 1% ऑफ टोटल एसेट्स वगैरह। और अगर दोनों चीजें नहीं दी हुई तो हमने दोनों सिचुएशन कवर करना। इफ मटेरियल पर बेसिस 5% ऑफ प्रॉफिट से मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट हुआ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मटेरियलिटी लेवल से कम की मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो जाए? दो केसेस हैं, एक एग्रीगेट हो जाए और दूसरा नेचर की वजह से। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बाय नेचर मटेरियल होती हैं। यहां पे देखिए उसने कहा ईयर एंड पे बैलेंस नील है, जीरो है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को स्टिल डिस्क्लोज करना, चाहे क्लोजिंग बैलेंस जीरो क्यों ना हो। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को भी डिस्क्लोज करना है और उनके साथ जो ट्रांजैक्शन उनको भी डिस्क्लोज करना है। यहां पे क्या कोई और एग्जांपल आपको बताई थी मैंने जिसमें रिलेटेड पार्टी के अलावा अमाउंट कम हो, स्टिल वो मटेरियल फ्रॉड, शाबाश, रिलेटेड पार्टी या फ्रॉड है। और अगर कोई लोन एग्रीमेंट की वायलेशन हो रही हो, बताया था ना कि लोन एग्रीमेंट की वायलेशन, तो बैंक कहता है कि सारे का सारा लोन मुझे वापस करो, है? हाँ बताया था ना। हाँ जी, चलिए वापस आते हैं। द रिसीवेबल, हमने क्या इंश्योर करना है, हमने क्या इस मैटर को कैसे डील करना है? हमने ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, पहले ये लिख देंगे, फिर हमने इंश्योर करना है इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया गया हो। अगर मैनेजमेंट कहे सर सिर्फ रिलेशनशिप डिस्क्लोज करते हैं, ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं करते, डिस्क्लोजर तो है, एडिक्वेट नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। हम इंश्योर करेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली डिस्क्लोज हो जाए, ये सिंपल, इसका सिर्फ इतना ही है। अब मॉडिफिकेशन रिपोर्ट क्या है? अगर तो ये जिससे पूछूंगा वो, जी आप बताइए, अगर इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया तो रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, बस। हाँ क्या की ऑडिट मैटर में वो सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी वाली बात थी, की ऑडिट मैटर। और अगर इसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो फिर ये मिस स्टेटमेंट है, आगे दरमियान में रुका ना करे, कंसेप्ट एक दफा शुरू किया तो उसे एंड तक पहुंचाया करे। हाँ अगर इफेक्ट मिस स्टेटमेंट है, अगर इफेक्ट मटेरियल है क्वालिफाइड ओपिनियन, शाबाश। और अगर इफेक्ट परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन देगा, शाबाश। क्लियर? जी जी भाई कुछ। अच्छा पहले मुझे बताएं, ये क्लियर हो गया इसका? ये ध्यान में रखिएगा, रिक्वायरमेंट में दो चीजें पूछ रहे हैं, हम दोनों को अलग-अलग आंसर कर रहे हैं। यानी पार्ट ए के भी हमने दो चीजें बताई, कोर्स ऑफ एक्शन और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। पार्ट बी की भी दो चीजें बताई। आपने सॉल्यूशन में इन दोनों को क्लियरली डिफरेंशिएट करना है। बेहतर है हेडिंग बनाएं। क्या हेडिंग बनाए? 2 का ए पार्ट किया, फिर उसके बाद पहले हाउ वुड डील और फिर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, फिर 2 का बी पार्ट किया, हाउ वुड यू डील, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। कभी कभार ना मैं इन जो टेस्ट बेचारे चेक कर रहे होते हैं, बैठ के ना देख रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, सही चेक, तो मुझे पता चला हाँ इनका भी क्वालिटी कभी कभार होता है, नॉर्मली नहीं, कभी कभार देख लेता हूँ मैं, तो मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक पेज के ऊपर ही सारा क्वेश्चन रगड़ देते हैं। अब वो बेचारे खुद ढूंढ रहे होते हैं ये पार्ट ए वाला कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, बी वाला कहाँ से शुरू कहाँ, इसमें से ये वाली रिक्वायरमेंट किधर है और ये वाली रिक्वायरमेंट किधर है। तो आप जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन इसी चीज का नाम है ना, ठीक है, इसी चीज का नाम है, तो जितना ज्यादा आप बेहतर करेंगे प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर के लिए आसानी होगी, मार्क्स अलॉट करने में उसको आसानी होगी आपको, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखा करें, यही प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन ये नहीं कि आपने इंग्लिश में मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करने हैं, नहीं, आसान लफ्ज इस्तेमाल करने, लेकिन आपने प्रेजेंट ऐसे करना है देखते उसे ढूंढना ना पड़े, कोई चीज ढूंढनी ना पड़े, उसे पता हो कि आपने किस किस जगह पे क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया। 2 में कोई प्रॉब्लम? अब पूछिए।
स्टैंडर्ड ये कहता है कि हमने रिलेटेड पार्टी के हवाले से दो चीजें बतानी होती है, एक नेचर ऑफ रिलेशनशिप और दूसरा ट्रांजैक्शंस, बल्कि तीसरी चीज भी बतानी होती है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी। जब आप प्रैक्टिकली डिस्क्लोजर देखेंगे ना कंप्लीट, तो उसमें लिखा होगा ट्रांजैक्शन किसके साथ, मिस्टर ए के साथ। लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी में ना कॉलम बनता है, लेफ्ट साइड पे लिखा होता है नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी मिस्टर ए, आगे लिखा होता है नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव, या अगर बी लिमिटेड आगे लिखा होगा एसोसिएटेड कंपनी है, होल्डिंग है, रिलेटेड पार्टी का नाम लिखा, उसके आगे उसका नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखा, फिर उसके आगे अमाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ठीक है, और फिर उसके आगे उसके साथ जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो क्या, यानी बैलेंस किस वजह से है, लोन दिया है, कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय की है, कस्टमर है हमारा, सप्लायर है, क्या है, ये चीज, ये कंप्लीट डिस्क्लोजर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। हमारे चूंकि सिर्फ अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, अगर अकाउंटिंग पढ़े होते रिलेटेड पार्टी की शायद ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, हमने तो सिर्फ एक लफ्ज में सारी चीजों को निपटा दिया, क्या, डिस्क्लोजर एडिक्वेट होना चाहिए। एडिक्वेट का मतलब ये है जो जो चीजें फ्रेमवर्क रिक्वायर कर रहा है सारी इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। और वो ये कहता है कि क्लोजिंग बैलेंस निल भी होना किसी रिलेटेड पार्टी का, बल्कि एक कंसेप्ट है, एक रिलेटेड पार्टी के साथ पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ओपनिंग बैलेंस निल, ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन निल, क्लोजिंग बैलेंस निल, उसे क्या रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर में मेंशन करना चाहिए, इसका ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड दोनों चीजें कहता है नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी भी और ट्रांजैक्शंस भी, दोनों। ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन रिलेटेड पार्टी लिस्ट में जरूर बता दो, क्लियर। आगे चले 3, ये भी केस स्टडी लग रही है। स्पेसिफाई द स्टेप्स दैट यू वुड टेक in the above situation and discuss the possible effect on audit report if materiality limit on this audit is rupees 80 million, materiality level 80 million है और कह रहा है steps that you would take and impact on report, इसमें भी दोनों चीजें पूछ ली, course of action भी, effect on report भी। पर 3 कहता है you have been the auditor of Venus Limited VL for past few years, during the current year's audit the report of the valuation expert shows that the fair value of buildings of VL is slightly above their carrying amount, यानी फॉर एग्जांपल अगर 500 मिलियन है कैरिंग अमाउंट तो वो 520 530 की है, तो ठीक है, कोई इंपेयरमेंट की जरूरत तो नहीं है ना। However, during the course of audit you discovered a copy of draft report by the same valuer, by the same, in which the value assigned to the building was lower by rupees 20 million, बिल्डिंग 20 मिलियन से लोअर, ठीक है, मैंने तो अज्यूम किया ना, उसने बता दिया कि इसका मतलब ये हुआ 50 मिलियन से कम थी तो इसका इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए। ये वैसे मैंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, लेकिन अकाउंटिंग में इस तरह का कोई कंसेप्ट है ना कि प्रॉपर्टी की अगर रीवैल्यू किया जा सकता है तो उसकी इंपेयरमेंट डाउन में भी जाता है, इंपेयरमेंट भी रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, एक और केस स्टडी थी, उसमें उसने कहा इंपेयरमेंट तो रिकॉर्ड कर ली, उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया। आपको याद है ये डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है, रीवैल्यूएशन का डिस्क्लोजर किसी को आता है कोई माइकल लाल क्लास में जो बताए, रीवैल्यूएशन अगर किए हो, कितने स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अगर करवाई है तो कुछ डिस्क्लोजर भी देने होते हैं। डिस्क्लोजर क्या है, मैं जितने भी काउंटिंग के पेपर दिए हैं ना, मजाल है किसी भी पेपर में डिस्क्लोजर देखे हो मैंने, मैं ये समझता था काउंटिंग के पेपर में सिर्फ काउंटिंग ही होती है, डिस्क्लोजर होती ही नहीं है, आप भी यही समझते थे ना। फिर 1-2 पेपर के बाद नहीं काउंटिंग इंट्रो पास कर ली तो पता चल गया डिस्क्लोजर वाले भी क्या क्या डिस्क्लोज करते हैं, वैल्यूअर का नाम शाबाश डिस्क्लोज, बट ठीक है डेट वगैरह भी डिस्क्लोज करते हैं शायद, किस ठीक है छोड़े, यानी डिस्क्लोजर है। क्वेश्चन में उसने कहा इंपेयरमेंट हुई है, सीएफओ ने कहा मैं डिस्क्लोजर नहीं दूंगा, इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर देता हूं, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, शाबाश। अच्छा, अब चले वापस आते हैं केस में। इसका मतलब है 20 मिलियन की इंपेयरमेंट होनी चाहिए थी, लग रहा है पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन नई रिपोर्ट के मुताबिक वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, यानी न्यू रिपोर्ट के मुताबिक कोई इंपेयरमेंट नहीं और पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक होनी चाहिए। While investigating the matter, the audit senior has identified that had the asset been valued on the basis of unsigned valuation report, it would have resulted in breach of a loan covenant. Loan covenant क्या होता है, लोन एग्रीमेंट। कहते हैं अगर पुरानी की रिपोर्ट वैल्यूएशन होती ना तो लोन एग्रीमेंट की वायलेशन हो जाती। You have also noted the same valuer has been used by VL for the last many years. पहले इसमें इश्यूज बताइए, इसमें आपको कोई मसले मसाइल नजर आ रहे हैं। पहला मसला जो मुझे नजर आ रहा है सबसे बड़ा, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस। दूसरा मसला जो मुझे नजर आ रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सपर्ट, कि वो काफी सालों से
आपको पता है 5 सालों तक तो ऑडिटर भी अगर ऑडिट करता रहे ना, ये 5 साल वाली बात मैंने कभी क्लास में डिस्कस की है, तो उसको रेगुलेटर्स कहते हैं चेंज कर देना चाहिए आपको ज्यादा। 3 साल, हाँ 3 साल के बाद भी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा अरसे तक वैल्यूअर भी अगर काम करता रहे मैनी ईयर्स, तो उसकी भी तो इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो सकती है। पहला इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस का इशू, दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सपर्ट का, तीसरा इशू क्या, मटीरियलिटी का। मेरा ये ख्याल है कि मटीरियलिटी लेवल 80 मिलियन है और चूंकि 20 मिलियन की मिस स्टेटमेंट है, फर्ज कीजिए अगर साबित हो भी जाती है तो वो इममटीरियल होगी। मटीरियल कैसे होगी? एग्रीगेट नहीं, एक ही केस है, नेचर की वजह से। इस इममटीरियल स्मॉल अमाउंट की वजह से ब्रीच ऑफ लोन कोविनेंट होगा। ब्रीच ऑफ लोन कोविनेंट, जिस चीज से भी ब्रीच ऑफ लोन कोविनेंट हो वो इममटीरियल है, सॉरी मटीरियल है, मटीरियल है। क्यों? क्वालिटेटिवली, बाय नेचर। अब मुझे बताइए कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे? स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे? पहले आप बता दिया आपने कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस है, क्लियर। फिर आपने कहा इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सिर्फ ये लाइन लिख दी आपने, ये भी ठीक है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये थोड़ी जनरल स्टेटमेंट है। अगर एक आधा स्पेसिफिक प्रोसीजर भी बता देना, क्वेश्चन बेहतरीन हो जाए हमारा, आप अपना एक्सपर्ट एंगेज कर सकते हैं। एक प्रोसीजर भी बता दिया काफी है, एक भी बता दिया काफी आपने। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 नजर में आ रहे हो तो 2 बता दे, तो हमने अपना एक्सपर्ट। अच्छा, अब आगे चले। हमारा एक्सपर्ट यहां तो कहेगा कि वैल्यू जो कैरिंग अमाउंट वाली है वो ठीक है, या कहेगा कम वाली ठीक है। अब इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में लेके जाना है। अगर वैल्यूअर हमारा ये कहे कि वैल्यू कम वाली ठीक थी, कम वाली ठीक थी, कम वाली ठीक थी, तो मैनेजमेंट से कहेंगे ठीक कर लो, नहीं ठीक करती तो मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट क्या है? और मटेरियल कैसे है? अमाउंट तो कम है, बाय नेचर, बाय नेचर क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे और बेसिस पर क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अगर हमारा एक्सपर्ट कहता है कि नहीं ये जो नई वाली रिपोर्ट है ना जिसमें कैरिंग वैल्यू के बराबर आ रही है तकरीब, ये ठीक है, तो फिर इफेक्ट रिपोर्ट क्या? अनमोडिफाइड ओपिनियन, फेल। साइन करवाएंगे, फेल। की ऑडिट मैटर, अनमोडिफाइड ओपिनियन है लेकिन की ऑडिट मैटर भी तो देना है। इसके ऊपर वैल्यूअर को एंगेज, हमने पढ़ा था ना कि जिस एरिया में वैल्यूअर को एंगेज करना पड़े, की ऑडिट मैटर आसान काम होता है वैल्यूअर को एंगेज करना। भाई ये बात समझ आ गई? कोई एरिया, हाँ एक इसमें इशू अभी भी हिडन था, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, जो सोल्यूशन पढ़ के आपके जहन में आई, कंफर्म है, उससे पहले किसी स्टूडेंट के जहन में नहीं आई। अच्छा, मैं आपको वैसे बताऊं, जब पहली दफा मैंने ये क्वेश्चन साल पहले, जब पहली दफा मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो इसको इममटीरियल ले गया था। मैंने भी इसी तरह, अकाउंटेंट है ना, हम अमाउंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं और वर्ड्स के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग में भी आपने देखा होगा, आप ये देखते हैं डिस्पोजल किया तो कितने रुपए में किया और कैलकुलेशन, लेकिन ये भूल जाते हैं डेट ऑफ डिस्पोजल। मंथ्स में आप गलतियां कर देते हैं कैलकुलेट करने में। अकाउंटेंट उसको पता है कि अकाउंटेंट है, इनकी कैलकुलेशन शार्प होगी, लेकिन वो फिर वो तरीका वारदात बदल देता है। देखिए उसने कैलकुलेशन में हमने 20 को 80 से कंपेयर किया, हमने कहा मटेरियल, उसने कहा ठहर जाओ, ब्रीच ऑफ लोन कॉन्फिडेंट बाय नेचर मटेरियल। 3 में कोई चीज डिस्कस करना चाहते हो? हाँ, अनसाइंड वैल्यूएशन रिपोर्ट बेसिकली ये इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस है कि ड्राफ्ट वर्जन था, ड्राफ्ट वर्जन था, ठीक है, ड्राफ्ट वर्जन था, अनसाइंड था। आपको चले अनसाइंड से टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, अगर आप कहें तो एक्सप्लेन कर। हमारी रिपोर्ट जो होती है ना, ऑडिट रिपोर्ट, उसके ऊपर साइन होना लाजमी है क्या? सम टाइम हम क्लाइंट से ना कुछ चीजें पेंडिंग होती है, हम क्लाइंट से कहते हैं ये चीजें पेंडिंग करते हैं, हम रिपोर्ट दे देंगे। वो कहता है अच्छा चले आप बताएं, हमें कंफर्म करें रिपोर्ट आपकी तरफ से फाइनल, हम कहते हैं फाइनल, कहते हैं ड्राफ्ट शेयर कर दें। हम अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करवाते हैं, उसमें साइन नहीं इनिशियल लिखते हैं। साइन और इनिशियल में फर्क आपको पता है? इनिशियल साइन होते हैं पूरा साइन, जैसे फर्ज कीजिए कोई अपने अपने कर दो, नहीं रहने दे, हाँ मिस्टर सलमान अहमद है तो सलमान अहमद, साइन इसी तरह होते हैं ना, ये साइन है। लेकिन अगर एस और ए लिख दिया जाए, ये इनिशियल है। इनिशियल कहते हैं नाम के पहले अल्फाबेट्स को। तो हम सम टाइम अगर क्लाइंट कहे तो हम उसे रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इनिशियल करके
साइन करके नहीं, जिस रिपोर्ट पे वो कुछ रीजन, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन पेंडिंग होती है, हम उन्हें कहते हैं कब इंफॉर्मेशन दे फिर साइन करके देंगे। क्या ये वाली रिपोर्ट जिसके ऊपर इनिशियल है साइन नहीं है, ये कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट है? क्योंकि इसमें एक इसेंशियल एलिमेंट सिग्नेचर का मिसिंग है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको पता चले इनिशियल रिपोर्ट दी थी, उस पर क्वालिफाइड ओपिनियन था, साइन रिपोर्ट उसके बाद उसी साल की दी, कुछ दिन के बाद अनमोडिफाइड ओपिनियन था, और सोचेंगे नहीं ऑडिटर बिक गया, लग रहा है ऑडिटर बिक गया। ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में जब इन्फॉर्मेशन पहले ना मिली हो, उसने स्कोप लिमिटेशन की बेस पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, बाद में इन्फॉर्मेशन मिल गई। समटाइम ना हम क्लाइंट को धमकी देने के लिए, जैसे ड्रावा देते हैं ना ड्रावा, उसके लिए हम इनिशियल रिपोर्ट क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हूं, हम कहते हैं ये लो भाई क्वालिफाइड ओपिनियन, फिर इन्फॉर्मेशन दे दे तो हम क्या करते हैं, फिर अनमोडिफाइड देके वो फिर साइन कर देते हैं। तो उसी तरह उसने भी अनसाइंड वैल्यूएशन रिपोर्ट दी, उसने अपना ड्राफ्ट शेयर किया होगा, मे बी कोई इन्फॉर्मेशन उसकी पेंडिंग हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मे बी उसने कहा हो कि भाईजान ये वैल्यू रिपोर्ट आ रही है, मैनेजमेंट ने कहा नहीं हमारी वो लोन वायलेशन हो जाएगी, बढ़ा दें इसको। तो इसीलिए जब कभी इनकंसिस्टेंसी होती है, हम किसी एक कंक्लूजन पे नहीं जाते, हम क्या करते हैं, अपने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करवाते हैं उसको। क्लियर? तो इसमें मैनेजमेंट इंटेग्रिटी भी एक इशू, क्वेश्चन मार्क है। आपको पता है जब कभी इनकंसिस्टेंसी हो और वो रिजॉल्व ना हो सके, यदि मैनेजमेंट गलत साबित हो जाए, इनकंसिस्टेंसी में एक चीज सही और एक गलत साबित होगी ना, इनकंसिस्टेंसी, तो अगर मैनेजमेंट गलत साबित हो जाए तो हम मैनेजमेंट इंटेग्रिटी भी डाउटफुल हो जाती है। हाँ जी, अदर इंफॉर्मेशन में भी ऐसी हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन मैंने आपको एडिशनल कंसेप्ट बताया है रिपोर्ट में, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एडिशनल कंसेप्ट के तौर पे बताया है, बोनस के तौर पे, लेकिन वो अच्छा कंसेप्ट है। पास्ट पेपर में एक दो क्वेश्चन में उसका जिक्र है, तो चूंकि स्टडी टेक्स्ट में नहीं है लेकिन क्वेश्चन बैंक में जिक्र है, मुझे पढ़ा देना चाहिए था कि नहीं जी? क्या इसमें वो प्रोसीजर देखने चाहिए, एक्सपर्ट के वर्क को चेक करेंगे, हो सकता है, लेकिन मार्क्स का इतना भी जो हमने डिस्कस कर दिया ना बहुत है, वरना वो बिल्कुल हम हर केस में वो एक्सपर्ट के वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं हर केस में। यहां पे भी हमने लाजमी 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 किए होंगे, लेकिन सोल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? मार्क्स कम होते हैं, तो हम अपनी डिस्कशन सिर्फ इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैटर्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। आगे चले जी, क्वेश्चन 4, ये क्या नीचे देखिए, रिक्वायरमेंट क्या है? In respect of each of the above matters, a state with reason what action you would take and discuss implication on audit report. दो रिक्वायरमेंट, एक्शन भी बतानी है, इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट भी बतानी है। पहले क्या प्रेजेंटेशन रखेंगे आप? पहले 1 कर देंगे, ऐसे 1, पहले क्या करेंगे 1, और इसमें अगर कोई हेडिंग देना चाहे दे सकते हैं। 1 में क्या इशू है? नहीं, 1 का इशू क्या? बोरोइंग कॉस्ट, मेन मुद्दा क्या है 1 में? बोरोइंग का। तो आप चाहे सिर्फ 1 लिख दें, चाहे 1 के साथ उसकी हेडिंग बना दे, बोरोइंग कॉस्ट वाला मसला भाई ये। हर पार्ट को सेपरेट पेज पे बिल्कुल करें, लेकिन सेपरेट पेज पे भी आप इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करना। अच्छा, इसमें हाँ शाबाश, इसमें सेपरेट पेज पे कैसे करेंगे भला आप? नीचे है, नीचे ये सेपरेट। अच्छा इशू, इसमें ए और बी को सेपरेट करेंगे या 1 2 3 को सेपरेट करना है? ये आपकी जजमेंट है, दोनों कर सकते हैं, दोनों ए करके उधर 1 2 3 दोनों मसले कर सकते हैं, फिर बी। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है, पहले एक मुद्दा उठाएं, उसको पूरा हल कर लें, फिर दूसरा मुद्दा उठाएं, उसको पूरा हल कर लें, फिर तीसरा। ठीक है, तो मैं भी इसी चीज को प्रेफर करूंगा। पहले पेज पे मैं ऊपर लिखूंगा 1, फिर उसके नीचे क्या लिखूंगा ए, चाहे तो एज इट इज लिख ले, चाहे तो ए की भी सब हेडिंग बना ले। क्या कह रहा है? एक्शंस, एक्शंस। ये छोटी छोटी प्रेजेंटेशन है, लेकिन आपके क्वेश्चन को ये पावरफुल बना देती है, सॉल्यूशन को। बी में क्या है? इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट, इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट, फिर इसके बाद डिस्कस करें। ठीक है, ये जब आप छोटी छोटी हेडिंग्स बना लेते हैं ना, इसमें आपका कंसेप्ट भी इंप्रूव होता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, एग्जामिनर के लिए मार्किंग आसान होती है। हाँ जी बताइए, कह रहा है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी, ड्राफ्ट काउंट्स ऑफ किंगफिशर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड केपीएल फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 30, 2010 शो ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 115 मिलियन, टोटल एसेट्स ऑफ 450 मिलियन। दोनों फिगर्स दे दी उसने, प्रॉफिट के भी टोटल एसेट्स के भी। प्रॉफिट का भाई कैलकुलेट करके दिखाए, कितना मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करके दिखाए।
5.7 मिलियन जेन में रखिएगा। वन द बेसिस ऑफ, अच्छा कह रहा है बीइंग द ऑडिट मैनेजर यू आर करंटली रिव्यूइंग द फॉलोइंग मैटर्स। वन, the basis of preparation of financial statement states that these have been prepared in accordance with IFRS। तो IFRS के मुताबिक होना चाहिए। However, the accounting policy note for borrowing cost states that all borrowing costs are expensed as incurred। तो borrowing cost को expense out किया जाता है। अच्छा, qualifying assets वाले को capitalize किया जाता है। ये किस स्टूडेंट को नहीं पता था? पक्की बात है सबको। IAS 23, अगर किसी को नहीं पता तो वो नोट कर ले कि बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है अगर क्वालिफाइंग एसेट हो। अगर क्वालिफाई सब वो आगे साइंस की जरूरत नहीं है हमें, वो काउंटिंग में बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है अगर क्वालिफाई। वो कह रहा है रिजल्ट ऑफ ऑडिट टेस्ट शो दैट बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड रुपीस 15 मिलियन व्हिच रिलेट्स टू क्वालिफाइंग एसेट्स। IFRS कहते हैं कैपिटलाइज करो, उसने एक्सपेंस आउट कर दिया। मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? कितने की? 15 मिलियन, 15 मिलियन। इमटेरियल मटेरियल पर वैसे मटेरियल। अच्छा कैसे मटेरियल? क्योंकि मटेरियलिटी लेवल जो आपने कितना कैलकुलेट 5.7 उससे ज्यादा है। क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा एक्शन में क्या लेंगे? एक्शन में क्या कहेंगे? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे इसको ठीक कर दो, दो चार एक से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके। एक क्वेश्चन मेरा, क्या ये परवेसिव भी है कि नहीं? परवेसिव है कि नहीं? क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो साबित कर सकता हो कि परवेसिव है कि नहीं? परवेसिव है? हाँ जी ये बारे कैसे पता चला परवेसिव नहीं है? प्रॉफिट के 50% से भी कम है और एसेट्स के भी 50% से कम है। अगर ये होता 100 मिलियन, सॉरी 120 मिलियन, 120 मिलियन होती अगर ये मिस स्टेटमेंट की अमाउंट परवेसिव होती। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है परवेसिव होती है? कितनों का ख्याल है परवेसिव ना होती? परवेसिव ना होते। हाँ अब गए सर, प्रॉफिट के 50% से तो ज्यादा है। परवेसिव की डेफिनेशन देखिए उसने क्या लिखा है, सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट के सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताएं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट होती है कि बैलेंस शीट भी होती है? तो परवेसिव के लिए दोनों के 50% से ज्यादा होना जरूरी है। अगर ये 120 मिलियन होता तो इनकम स्टेटमेंट के 50% से तो ज्यादा है, बैलेंस शीट के 50% से ज्यादा नहीं है। हाँ शाबाश, ये समझ आ गई। अगला क्वेश्चन उनका, कहते सर अगर 450 मिलियन ना होता, अब 100 मिलियन की मिस स्टेटमेंट है, अब परवेसिव होती है क्योंकि जाहिर है जो उसने दिया हमने उसी की बेस के ऊपर एनालिसिस करना। क्लियर हो गया? तो टोटल एसेट्स की फिगर उसने अक्सर कंफ्यूज करने के लिए दी होती है, कभी कभार परवेसिव का डिसीजन करने के लिए भी दी होती है। सेकंड आगे चले जी, ऑडिट टेस्ट, ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट टेस्ट मींस ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा मजे की बात सुन ले, कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें यह लिखना शुरू कर दिया कि बोरिंग कॉस्ट को वेरीफाई कैसे करना, ये भी तो प्रोसीजर है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या लिखा, बोरिंग कॉस्ट को वेरीफाई कैसे करते हैं। उसने कहा इररिलेवेंट है। क्यों? उसने कहा ये जो कह तो दिया मैंने रिजल्ट ऑफ ऑडिट टेस्ट, तो उसका मतलब परफॉर्म कर लिया तो बाद में रिजल्ट आया ना। अब जो काम कर चुके हैं उसको तो दोबारा नहीं ना करना। आगे चलते हैं। सेकंड, ऑन अक्टूबर 17, 2010 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशूड अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर फॉर द टैक्स ईयर 2006 to 2009 इन विच एन एग्रीगेट टैक्स ऑफ ₹40 मिलियन हैज बीन डिमांडेड। अच्छा अब चूंकि टैक्स का केस है और डिस्कस भी कर रहे हैं मेजर इन्वेस्टिगेशन, मेरे जहन में आ गया अगर मैनेजमेंट ने काम सारा ठीक ठीक किया है ना, ठीक ठीक किया, फिट किया, तो मैं एमसीओ मैटर दूंगा। अगर ठीक ठीक किया, अगर ठीक ठीक नहीं किया तो फिर मिस स्टेटमेंट की तरफ जाना। कह रहे केपीएल हैज फाइल्ड अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर बिफोर द इनकम टैक्स एपलेट। जाहिर है वो तो पैसे देने के लिए थोड़ी बैठी कंपनी, उन्होंने कहा हम तो अपील फाइल करेंगे। एफबीआर ने कहा 40 मिलियन लाओ, पिछले सालों में टैक्स छुपाया तुमने। उन्होंने कहा हम अपील करते हैं, कोई नहीं छुपाया हमने टैक्स। केपीएल टैक्स कंसल्ट। अच्छा इस सिचुएशन में सबसे बेहतर एविडेंस क्या है वाला? टैक्स कंसल्टेंट से कंफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये उसका स्टेटस देख सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट क्या कहता है? कहता है केपीएल टैक्स कंसल्टेंट हैज एडवाइज्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज to give a reasonably accurate estimate of amount of tax that the company may ultimately require to pay, but it would range between 10 to 35 million। यानी वो ये कह रहा है कि अभी एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये 10 से 35 मिलियन के दरमियान होगी। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता।
आउटफ्लो तो है 10। अच्छा मेजर प्रोबेबल है, मैं कहाँ लिखा प्रोबेबल नहीं बताया, तो चले हम प्रोबेबल के साथ कह सकते हैं। हाँ कंपनी में अल्टीमेट में रिक्वायर्ड टू पे, ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए क्या इसका डिस्क्लोजर आना चाहिए, कि इसकी प्रोविजन आनी चाहिए, कि दोनों आने चाहिए? दोनों आने चाहिए। कैसे? कम से कम 10 मिलियन तो पे करना ही पड़ेगा, इसकी प्रोविजन आएगी, और ऊपर का 25 मिलियन इसका डिस्क्लोजर आएगा। उन्होंने क्या किया, देयर इज नो रेफरेंस ऑफ दिस मैटर इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी चीज का जिक्र, ना प्रोविजन ना डिस्क्लोजर। इफेक्ट क्या लेंगे? मटेरियल होगा, 10 मिलियन मटेरियल है, 35 भी मटेरियल है, पर बेसिक नहीं बनता। तो हम पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, उनसे कहेंगे कि 10 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो, 25 मिलियन को डिस्क्लोज कर दो। अगर मैनेजमेंट नहीं करती डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे, फिर भी नहीं, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट, मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन। परवेसिव नहीं है, 35 मिलियन है ना, तो ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं, वो एक ही कंपनी के तीनों केसेस है, एक ही कंपनी के तीनों केसेस है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन सबके लिए कॉमन है। लेकिन आपको पता है असूल हमारा, हम एक भी कंपनी हो ना चाहे, हर एक पार्ट को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। आगे 2 में कोई इशू डिस्कस जी, इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं आएगा। एक मिनट है, कोई नहीं बोलेगा। और आप बताइए इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर इस केस में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, इसलिए एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा। जी भाई आप बताइए इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा कि नहीं? ये भाई पीछे कंपनी का सीएफओ बन के बैठा, हाँ बताइए बताइए इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? सोल्यूशन पढ़ ले, उसमें रीजन तो लिखी नहीं है, उसने सिर्फ ये लिखा हुआ क्या आएगा, वो तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना। भाई डिस्क्लोज नहीं किया तो इसका मतलब है एम्फेसिस मैटर हो ही नहीं सकता। और दूसरा ये मिस स्टेटमेंट है, अगर मिस स्टेटमेंट है तो क्वालिफाइड ओपिनियन की तरफ जाए, बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन में जाए, एम्फेसिस मैटर में थोड़ा ही आएगा। ठीक है, परवेसिव नहीं है, वो नहीं है परवेसिव। कैसे परवेसिव है? 450 का 1% ले। पहले मुझे ये बताएं, देखें परवेसिव के लिए जरूरी है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों का परवेसिव हो। आप पहले मुझे इनकम स्टेटमेंट से साबित करें परवेसिव है। नहीं है ना, तो एक में भी नहीं है तो नहीं है, नहीं है परवेसिव, नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर ना पूछ लेना। आगे थर्ड, ऊपर चले ऊपर। थर्ड, डायरेक्टर्स रिपोर्ट कंटेन्स ए स्टेटमेंट दैट करंट ईयर्स इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भाई वो 10% इज प्राइमरीली ड्यू टू द इंप्रूव्ड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। उनका जो प्रॉफिट बढ़ा ना, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस की वजह से बढ़ा, दिन रात काम करते हैं हम। However, the income statement shows that KPL's profit before tax includes a gain on sale of factory amounting to ₹30 million. In the absence of this gain, the company would have reported a reduction in operating profit by 19%. डायरेक्टर्स रिपोर्ट में वो कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट कुछ और डायरेक्टर रिपोर्ट में गलती है। पहले तो इनकंसिस्टेंसी की वजह से हम ये लिख देंगे कि दोनों को कंफर्म करेंगे। डायरेक्टर रिपोर्ट में तो फिर तो क्वालिफाइड ओपिनियन आना चाहिए। क्यों? डायरेक्टर्स रिपोर्ट गलत है। हाँ, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन हमारा अनमोडिफाइड ही होगा, लेकिन एहतियातन अच्छे ऑडिटर की हैसियत से यूजर को बताने के लिए अदर इंफॉर्मेशन में, अदर मैटर कौन था? अदर इंफॉर्मेशन में आएगी ये बात। किस में आएगी? अदर मैटर में नहीं आएगी। डायरेक्टर्स रिपोर्ट अदर इंफॉर्मेशन में आएगी, अदर मैटर में नहीं आएगी। डायरेक्टर्स रिपोर्ट अदर इंफॉर्मेशन में आएगी, अदर मैटर में नहीं आएगी। अदर इंफॉर्मेशन में आएगी, अदर मैटर में नहीं आएगी। आगे चले भाई क्लियर? ये एक और क्वेश्चन आ गया। यू आर द मैनेजर इन चार्ज ऑफ। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को फिल कर लेंगे, अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। नहीं टाइम है अभी, ना टाइम से पहले नहीं छोड़ो। क्वेश्चन 6, जुम्मा है क्या? कहाँ जाके आपने? मुंबई में जाके जामिया मस्जिद में जुम्मा पढ़ना है, अभी चले जाएंगे। यू आर ऑडिट मैनेजर, अभी 4-5 घंटे हैं जी। कॉस्ट की क्लास अभी थोड़ी, अभी मेरी क्लास में 10 मिनट पड़े हुए हैं।
नहीं आप चले फिर 5 पे चले, बाकी का फिर टेस्ट के डिस्कशन इंशाल्लाह कल। चलिए आज आपने लेकिन पढ़ के आना। अच्छा, क्या शुक्र अदा कर रहे हो? नहीं सच में शुक्र अदा कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन आपने बाकी के 2 क्वेश्चन जो है ना इनको अटेम्प्ट करके आना है। अच्छा मुझे ये बताइए, सिर्फ एक क्वेश्चन मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हैं कि इस अटेम्प्ट में पास होंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मैं सवाल तो पूछ दूँ। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जितनी असाइनमेंट यहाँ पे हम लिखते हैं उसने उन सब को रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट किया है? सारी असाइनमेंट्स को रिटन फॉर्म में, कह वर्बल ओरल नहीं, रिटन फॉर्म में। शाबाश शाबाश। नहीं यहाँ चले जिन्होंने 80% तक अटेम्प्ट किया, 80%, शाबाश। 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। चले, अच्छा रिजल्ट। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो सबसे बड़ा, देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, एक आधे दिन लेक्चर में आपने छुट्टी कर ली, एक आधा कोई टेस्ट नहीं दिया, कोई कंसेप्ट वीक है, समझ नहीं आया, इससे आप पास फेल होने का डिसीजन नहीं होता। डिसीजन जो इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। एवरेज स्टूडेंट के फेल होने की सबसे बड़ी रीजन क्या होती है? ऑडिट में पेपर में बैठ के ये तो पता चल जाता है कि क्या लिखना है, लिखना कैसे है ये पता नहीं चलता। और ये पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि सारे सेशन में लिखा नहीं होता। अच्छा आप नोट कीजिए, अकाउंटिंग के पेपर में कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या लिखना है। उसमें आपने प्रैक्टिस कर करके सफे भरे होते हैं, पता होता है इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, फॉर्मेट क्या होगा और क्या लिख, उसमें एक दो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी वो नहीं। लेकिन आपको ये नहीं, ये सवाल कहाँ से आ गया? शायद ही कभी कभार ऐसा हो ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे शुरू करा है। लेकिन ऑडिट के पेपर में अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, समझ आ जाता है प्रेजेंटेशन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सारे सेशन में प्रैक्टिस नहीं की। ध्यान में रखिएगा, जो हाथ सारे सेशन में चलेगा ना, और जिस सब्जेक्ट में चलेगा एग्जाम में भी वो हाथ चलेगा और उस सब्जेक्ट में चलेगा। और जो हाथ सारे सेशन में नहीं चलेगा, चाहे आपने 100% रटा क्यों ना लगाया हुआ, तो स्टूडेंट क्या करते हैं ऑडिट में रटा लगा लेते हैं सारा, हाथ नहीं चलाते, लिखते नहीं है। आपने इसको रटा लगाने के साथ साथ क्वेश्चन को, खास तौर पे केस स्टडी को रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करना लाजमी है। रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे 100% रटा लगा ले, पास नहीं हो पाएंगे। ये मैं बददुआ नहीं दे रहा, सिर्फ एक प्रोफेशनल एडवाइस है, एक्सपीरियंस की बेस पे। आगे आपने तजर्बा करना है तो आपकी मर्जी, तो रिटन फॉर्म में जरूर किया करें। और ये क्वेश्चन में आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।